की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली बलिया से ज्योति नगर से हम लोगों ने यात्रा शुरू की है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में जाना है। खलीलाबाद कार्यक्रम की कोई विधिवत तैयारी नहीं हो पाई थी, लेकिन ये था कि रास्ते में है तो आप लोगों से कुछ संवाद बातचीत करते हुए निकलेंगे। रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके। नहीं करेंगे और इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये हमारी लड़ाई है। 25 जुलाई को भाई अरविंद केजरीवाल जी जो IRS की नौकरी में थे, उस नौकरी को लात मार के सूचना के अधिकार और देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को बुनने का काम कर रहे हैं, उसके रचनाकार हैं। 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की उन्होंने घोषणा की है और उनकी मांग यह है कि सरकार में बैठे हुए 34 में से 15 कैबिनेट मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल है, पी चिदम्बरम शामिल है, प्रणब मुखर्जी शामिल है, सलमान खुर्शीद शामिल है, सुशील कुमार शिंदे शामिल है, कमलनाथ शामिल है, जीके वासन शामिल है, फारूक अब्दुल्ला शामिल है। कितने नाम आपको गिनाए, कार्यक्रम इसी में बीत जाएगा नाम गिनाते गिनाते। 15 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप दर्ज है और वो CAG की रिपोर्ट है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, जिनके आधार पर बातें कही जा रही हैं। हम हवा में कोई बात न कभी करते हैं और न करने में विश्वास रखते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इन 15 मंत्रियों के खिलाफ विशेष जांच दल गठित करो, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों का, और 1 साल के अंदर इसका निपटारा करो। अगर ये भ्रष्टाचारी है तो इनको तिहाड़ जेल में भेजो और अगर ये ईमानदार है तो पार्लियामेंट के अंदर बैठने में कोई दिक्कत नहीं। और 163 राज्यसभा, 163 लोकसभा के सांसद, 39 राज्यसभा के सांसदों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करो। ये नहीं होगा कि 25 साल तक मुकदमा चलेगा। उस फास्ट ट्रैक के अंदर 1 साल में ये साबित करो, ये तय करो कि ये अपराधी है, दोषी है या निर्दोष है। अगर निर्दोष है तो देश के लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हम उनका सम्मान करेंगे, हमें उनका विरोध नहीं है। लेकिन अगर दोषी है तो अपने अपने जिलों की जेलों में नजर आने चाहिए, वहां सांसद बन के ना जाए। ये हमारी मांग है, क्योंकि हमको अब तुम्हारी व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2005 से लेकर 2011 तक, यानी समाजवादी पार्टी की भी सरकार में और बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार में, दोनों सरकारों में मिलाकर NRHM का घोटाला हुआ है 10,000 करोड़ रुपए का। 10,000 करोड़। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में गरीब आदमी को अस्पताल में दवा नहीं मिलती, अगर आपके बच्चे को कुत्ता काट ले तो पागल होकर। लोकायुक्तों का भी गठन जैसे जनलोकपाल केंद्र में बने, उसी तरह से जनलोकायुक्त राज्यों में भी मजबूत लोकायुक्त बनना चाहिए। ये कानून हम लोगों ने कहा, इसके लिए अन्ना हजारे की लड़ाई लड़ रहे थे और साल में 3 बार अनशन किया। और आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर
70-20 का गुरूर और अहंकार, जब अन्ना जी का अनशन 11वें दिन चल रहा था, पूरा देश पीड़ित था, सब सड़कों पर उतरे थे, उस समय पार्लियामेंट में बहस हो रही थी। पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, लेकिन मुझे खूब याद है। कपिल सिब्बल जो सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा था आइए हम सारे लोग मिलकर ये तय करें कि इन बाहरी लोगों के कहने पर अब हम कोई कानून नहीं बने। यानी हम जो हमारे बाप दादाओं ने इस मट्टी के लिए, इस भारत माता के लिए अपना खून पसीना बहाया, अपने प्राणों की आहुति दी, यानी हम जो गांधी को अपना पूर्वज मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, भगत सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, शहीद अशफाकुल्लाह को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, हमारे इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं है। हम इंग्लैंड और अमेरिका से आए हुए लोग हैं, हम बाहरी लोग हैं। ये कहता है सरकार में बैठा हुआ कपिल सिब्बल कि हम सारे लोग बाहरी लोग हैं। अगर हम बाहरी थे तो क्यों विधानसभा के चुनाव में हाथ जोड़ के हमारे दरवाजे पे वोट मांगने के लिए आए थे, बताओ। मेरा हाथ आ गया। अन्ना की हमें आवाज अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर आरोप साबित हो गया तो हम संन्यास ले लेंगे। अगर संजय सिंह भ्रष्टाचार करेंगे तो हम कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रधानमंत्री जी आपके ऊपर आरोप साबित ना हो, क्योंकि आपकी छवि अच्छी है। लेकिन अगर आरोप साबित हो गया तो आप हरिद्वार में संन्यास लेने नहीं जाएंगे, आप तिहाड़ की जेल में जाएंगे। इसलिए संन्यास लेने की बात मत करो। देश को लूटकर लुटवा कर संन्यास लेने चले हो। आपने छोड़ा क्या है? 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, खेल का घोटाला, आदर्श सोसाइटी का घोटाला, सेना के जवानों के, कारगिल के शहीदों के लिए जो मकान बने उसमें घोटाला, कोयला की खदानों में घोटाला। एक दिन मिल गए चैनल पे कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा संजय जी आप लोग बिना मतलब हल्ला मचाते हैं, हमारी सरकार ने कोयला खदानें जो दिया वो बिजली बनाने वाली कंपनियों को दिया, आपको इस पर क्या परेशानी है अगर सस्ते में दे दिया? तो मैंने वो लिस्ट पढ़ी, हमने कहा देखे कहां बिजली बनाने वाली कंपनी को दिया। मुझे लगा मुझसे गलती हो गई। अगर देश में बिजली की व्यवस्था ठीक हो रही है, प्रधानमंत्री जी कोयला खदान सस्ते में दे रहे हैं, तो ये बात गलत है, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने पढ़ा और मैंने पढ़ा कि कोयला की खदान दी गई गुटखा बनाने वाली कंपनी को, कोयला की खदान दी गई कैसेट बनाने वाली कंपनी को, कोयला की खदान दी गई चड्डी, बनियान और अंडरवियर बनाने वाली कंपनी को। एक कागज में लिखा हुआ है, आप पढ़ अपने हाथ बांट ले, आप गांव बांट ले और अपने आप को महीने दे दे कुछ। ये मैं नहीं कह रही, कल करो। सर्दियों के समय में हम गांव के प्रधानों का सम्मेलन करेंगे, अन्ना उसमें बुलाएं, उसमें अन्ना ग्राम सभा की भी बात करेंगे, क्योंकि अन्ना को मालूम, आपको पता है कि अन्ना राइट टू इंफॉर्मेशन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध और ग्राम सभा की बहुत बात करते हैं। अन्ना की ताकत ग्राम सभा। अन्ना अगर आप चाहते हो तो मैं समझती हूँ मौसम अच्छे में, मान लो नवंबर, दिसंबर, दिवाली के बाद सर्दियों की छुट्टियों में जब धूप में भी बैठ के बड़ा अच्छा लगता है, हम लखनऊ जैसे शहर, और फिर क्या करें, उस सभा में हम अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाएं, इधर के एरिया के चीफ मिनिस्टर को बुलाएं और उनको बोले आओ हमारे साथ, इन गाँव के प्रधानों को आप विश्वास दिलाओ कि यहाँ ईमानदारी का, इस देश में, इस यूपी में ईमानदारी।
6 महीने में काम करना है। इसका मतलब अपने अपने गांव को अपनाना है। धीमे अबे हाथ जरा धीमे अरे जयता धीमे एकदम धीमे विनोद भैया धीमे ध्यान दीजिए, इन लोग आगे बढ़ने दीजिए ना। हाँ धीमे चलिए ना, इन लोग आगे बढ़ने दीजिए। आप एकदम धीमे चलो। हेलो रोके रहिए, लोग बढ़ने दीजिए। चलिए आगे बढ़िए रोके। साथियों, मैं सिर्फ आपकी समझ बढ़ाने आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि बनारस का बड़ा जबरदस्त सहयोग होगा आने वाले 25 जुलाई में और सारी यूपी का होगा। हमारे अजय भाई और इनके सारे साथी जी जान से लगे हुए सारी यूपी का आंदोलन, सारी यूपी की यात्रा कर रहे हैं। सबको खुद ताकत और सामाजिक ताकत दे रहे हैं। हमारा इरादा ये है कि दिसंबर में हम गांव के प्रधानों को बुलाएं। गांव के हर गांव से प्रधान आए, हर गांव से महिला पंच आए, महिलाएं भी आए, रिप्रेजेंटेटिव गांव से भी आए और ये प्रस्ताव लेके आए कि कैसा देश वो चाहते हैं। और अन्ना जी भी आए उस दिन, और अन्ना जी हमारे इधर के आज के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव को बुलाए कि हमारी सभा में आओ और संबोधित करें। 25 जुलाई, उसके बाद बाबा रामदेव का आ रहा है 9 अगस्त। तो हमारे तुरंत बाद बाबा रामदेव का 9 अगस्त आ रहा है। हम सबको मिलके इस आंदोलन में, मैं आपको बता दूं, ये आर या पार है, अब आर या पार है, अब ये हटने वाला नहीं है, ये आर या पार। या सरकार कानून लाएगी या सरकार चाहेगी। मैं अन्ना जी के जन्म दिवस पे रक्तदान कर रहा हूँ, एक सामाजिक कार्य है। देखिए, ये संदेश यात्रा 5 जून से शुरू हुई है और पहले चरण में हम लोग उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में जा रहे हैं। अमेठी भी आए हैं और रायबरेली भी जा रहे हैं। अमेठी और रायबरेली दोनों हिंदुस्तान में राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आकर यहाँ के लोगों के माध्यम से हम यहाँ के सांसद और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी जी को ये संदेश देना चाहते हैं और उनसे अनुरोध भी करना चाहते हैं कि देश की जनता भ्रष्टाचार से पीड़ित है। इस पूरी यात्रा के दौरान जहाँ भी हम लोग गए, कस्बों में, बाजारों में, शहरों में, हर जगह जनता निकल कर आई, अन्ना का संदेश जानने के लिए आई और वो जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी देश की सरकार क्या कर रही है। लेकिन देश की सरकार करोड़ों लोगों को धोखा दे रही है। जो वादा 27 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने किया था कि हम मजबूत लोकपाल बिल बनाएंगे, वो कानून नहीं बन रहा है देश के अंदर। वो ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे कुछ लोगों को लाल बत्तियां मिल जाएंगी, कुछ लोगों को नीली बत्तियां मिल जाएंगी, कुछ लोगों को अच्छी तनख्वाहें मिलने लगेगी, लेकिन इस देश के आम आदमी को भ्रष्टाचार से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तो अमेठी और रायबरेली में आज हम लोग जाकर जनता के बीच में जन जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि अपने सांसद से, चाहे वो सोनिया जी हो, राहुल जी हो, उनसे भी आप लोग जन आंदोलनों के माध्यम से सड़क पर उतरकर अनुरोध कीजिए कि ऐसा एक मजबूत कानून इस देश के अंदर बनना चाहिए कि पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचारी को जेल में डाला जाए। रायसीना के रेस में प्रणव दादा भी आ गए, क्या आप कहना चाहेंगे? प्रणव दादा लायक है बनने लायक? देखिए, प्रणव दादा के ऊपर पनडुब्बी खरीद का घोटाले का आरोप है, हम सारे लोग जानते हैं इस चीज़ को। और अभी जो 15 भ्रष्ट मंत्रियों की सूची जारी की गई है, जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, तो उसमें प्रणव मुखर्जी जी का भी नाम है। उनके खिलाफ भी जांच की मांग हम लोगों ने की है। तो ऐसे व्यक्ति को देश का महामहिम राष्ट्रपति बनाना, जिसके महामहिम राष्ट्रपति बनते ही उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो ऐसे व्यक्ति को महामहिम राष्ट्रपति के पद पर जब तक जांच पूरी न कर ली जाए, जब तक ये पता न लगा लिया जाए कि जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर जो तथ्य है वो सही है या गलत है, महामहिम राष्ट्रपति के पद पर ऐसे व्यक्ति का बैठना दुर्भाग्यपूर्ण होगा और देश के संविधान और लोकतंत्र का मजाक उड़ाना होगा। ऐसा तो सोनिया जी उनको बचाने का प्रयत्न कर रही हूँ राष्ट्रपति बना के? निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अगर आज इस देश के अंदर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था को चौपट करने पे सरकार जुट जाएगी,
ऐसे पदों पे, देश के कैबिनेट मंत्री के पद पर, देश के प्रधानमंत्री के पद पर, देश के राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए व्यक्तियों पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप होंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? इस देश का संविधान जो उसकी मूल धारणा है वो कैसे सुरक्षित रहेगी? तो इसलिए जब तक प्रणब मुखर्जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप उन पर लगे हैं, जब तक उसकी जांच पूरी ना हो जाए और उस जांच में अगर वो निर्दोष नहीं साबित हो जाते तो उनका महामहिम राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। साथ जिएगी साथ मरेगी, अन्ना तेरे मिशन का साथी, अन्ना तेरे मिशन का साथी। यहाँ के लोगों की बदहाली, चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, ये ITI के मजदूरों का मामला हो जिसका जिक्र अभी हमारे साथी कर रहे थे, ये इस बात को बताता है कि जब हिंदुस्तान का सबसे VIP कहा जाने वाला क्षेत्र रायबरेली, जहां से स्वर्गीय फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और अब सोनिया गांधी जी यहाँ से सांसद हैं, अगर उसके बावजूद ये रायबरेली इतना दुर्दशाग्रस्त है तो हम सारे लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क की क्या हालत की होगी इस यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो नेता हैं। एक लोकपाल बिल मांगा जा रहा है और वो लोकपाल बिल क्या है? उस लोकपाल बिल के माध्यम से अन्ना हजारे जी ये कह रहे हैं कि पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक जहां कहीं भी धीमे किसी से मेल जाता है हम लोग हाथ उठाते अभिवादन करें। ये अन्ना हजारे जी की संदेश यात्रा खड़े होकर के हम लोग हाथ उठा के अभिवादन करें। ये अन्ना हजारे जी की संदेश यात्रा गुजर रही है। आप लोग ये अन्ना हजारे जी की संदेश यात्रा गुजर रही है। भारत के दूसरी आर्थिक आजादी की लड़ाई के पुरोधा श्री अन्ना हजारे जी की यात्रा संदेश यात्रा चल रही है। आप लोग इस यात्रा में हाथ मिला करके साथियों के साथ मैं ब्रजेश सक्सेना, सत्येंद्र तिवारी, आदर्श वाजपेयी और आकाश अग्रवाल के साथ जब मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इलाहाबाद में मेरी टीम ठहरी हुई थी, इलाहाबाद से प्रतापगढ़ जब आ रही थी तो रास्ते में हमारा गाड़ी इंडिका का एक्सीडेंट हो गया जिसमें मैं गंभीर रूप से घायल हो गई। मेरे भाइयों की जो मेरे साथ चल रहे थे, ईश्वर ने लाख लाख तरीके से शुक्र है कि उनकी जान बचाई। मुझे इस बात का खुशी है कि वो मेरी वजह से बच गया। शायद उसमें मेरा कोई और भाई बैठा होता तो वो घायल होता, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। गाड़ी जिस तरह से डैमेज हुई उसको देख के लगता है कि उसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन शायद ये अन्ना हजारे जी का प्रताप है। हमारे टीम मेंबर जो इस मिशन के लिए त्याग कर रहे हो, चाहे अरविंद भाई हो, चाहे मनीष जी हो, चाहे अनंत, मैं ये कहूँगी कि इस मिशन को हमें रोकना नहीं है। हमारी जान जाए चाहे हमारा सब कुछ चला जाए, हम अन्ना हजारे जी के भ्रष्टाचार की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। हमारी अन्ना संदेश यात्रा चलेगी। हमारे संजय भैया हमको सुन के तुरंत इलाहाबाद से भाग के आए। हमने उन्हें यही कहा कि भैया मिशन रुकना नहीं चाहिए। मैं क्या, देश के लिए अभी ऐसी हजारों जाने जाएंगे। और वो भाई जो हमारे 25 जुलाई 2012 से अनशन पे जाने के लिए बैठे हैं, उनकी कुर्बानी को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम उन्हें कुर्बानी नहीं देने देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ना होने एक बहन होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते, कि हम उनकी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और बढ़ाएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है और मैं पक्का बढ़ाऊंगी। यूँ तो मेरा सर फटा हुआ है, 15 टाँके मेरे आए हैं, मेरा हाथ टूटा हुआ है, लेकिन मेरे हौसले में कमी नहीं है, क्योंकि रायबरेली में ये 16 तारीख को दुर्भाग्य से मैं बताना चाहूँगी, 16 जून को मेरा एक्सीडेंट हुआ। उस दिन मेरा जन्मदिन था और उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ। मुझे बिल्कुल भी गम नहीं है, ना ही मुझे बहुत कष्ट है। मैं उस सबको बुला के इस मिशन को आगे ले जाना चाह रही हूँ। मेरा आपसे अपील है कि आपकी एक बहन जो इस मिशन में लगी हुई है, उसकी हौसला अफजाई के लिए आप 25 जुलाई 2012 को जरूर अनशन में आए और सड़क पे उतरे, देश की जनता को बताएं। ये देश की जनता की लड़ाई है और देश की शासन सत्ता में बैठी हुई जनता सरकार को बताएं कि नहीं, ये देश हम सबका है, सिर्फ अर्चना का नहीं है, अरविंद का नहीं है, आदर्श का नहीं है और मेरे भाई
सत्येंद्र का नहीं है, सबका है, ये सबकी लड़ाई है। आप निकलिए, मृत्यु सबको आनी है, ये सोच के निकलिए। मैं तो पूर्व निश्चय में जब प्रधानमंत्री हाउस में प्रदर्शन कर रही थी तब भी मैंने वहाँ बॉडीगार्ड से कहा था, जो प्रधानमंत्री हाउस में लगे सुरक्षागार, भाई साहब मरने आए, आप गोली मार दीजिए, लेकिन हम यहाँ से बिना प्रदर्शन के नहीं जाएंगे। तो आज भी मेरा वही जज्बा है कि मैं ये देश कुर्बानी मांग रहा है, हमारे जैसे हजारों लाखों भाई कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो सवाल खड़ा करते हैं, कपिल सिब्बल जी जब पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि आइए हम 543 लोग मिलकर ये तय करें कि अन्ना हजारे और देश के बाहरी लोगों के कहने पर हम कोई कानून नहीं बनाए, तो तुमसे बहुत अफसोस होता है। क्योंकि डॉक्टर भैया ने कहा था कि संसद सड़क से संसद तक, अगर सड़क खामोश हो जाएगी तो देश की संसद बेअराम हो जाएगी। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि सड़क की भूमिका भी लोकतंत्र में उतनी ही है जितनी संसद की भूमिका है। क्योंकि सड़क अगर खामोश रही तो आप देख रहे हैं देश में किस किस तरीके के घोटाले हो रहे हैं, कैसे कैसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। एक वरिष्ठ मंत्री सदन के अंदर हमको आपको बाहरी लोग कह के संबोधित करते हैं। एक पूर्व रेल मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं, मजाक उड़ाते हुए जिस सदन की, जिस संसद की गरिमा की वो बार बार चर्चा करते हैं, उस संसद में कहते हैं अन्ना हजारे के स्वास्थ्य के प्रति हम बहुत चिंतित हैं और आइए हम सारे लोग मिलकर आज एक दिया अन्ना हजारे स्वास्थ्य बचाओ कमेटी बनाए। और पूरा पार्लियामेंट उस पर हंसता है। पूरे पार्लियामेंट के अंदर कहां के लगाए जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश की संसद गंभीर नहीं है, क्योंकि 1968 में पहली बार लोकपाल आया, 44 साल हो गए अब तक लोकपाल कानून पास नहीं हो सकता। ये सवाल भी पूछने का हक हमको नहीं है कि 44 सालों में 9 बार पार्लियामेंट में कानून रखा गया, 8 बार स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, लेकिन कानून नहीं बन पाया। ये पूछने का हक नहीं है कि देश में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 16 साल से एक बिल क्यों लटका हुआ है। ये पूछने का हक नहीं है कि रोजगार को हिंदुस्तान में मौलिक अधिकार के सूची में क्यों नहीं शामिल किया गया। ये पूछने का हक नहीं है कि फतेहपुर में 24 घंटे में 12 घंटे बिजली क्यों नहीं आती। ये पूछने का हक क्या हमको नहीं है कि 43% बच्चे हमारे मुल्क के अंदर कुपोषण का शिकार क्यों है। और क्या यह पूछने का भी हक नहीं है कि अब्दुल शेख गुप्ता की रिपोर्ट में बताया है कि 84 करोड़ लोग देश में 20 रुपए से कम पे अपनी जिंदगी चलाते हैं और ये राजा 1,76,000 करोड़ की लूट करता है। अफसोस इस बात का है कि लोकायुक्त के पास आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कोई अधिकार नहीं है। लोकायुक्त इज एडवाइजरी बॉडी, एक सलाह देने वाली संस्था है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त। लोकायुक्त के पास अपनी निजी पुलिसिंग नहीं है, लोकायुक्त के पास सीधे कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। लोकायुक्त अपनी जांच करता है, रिपोर्ट तैयार करता है और उसी रिपोर्ट को भ्रष्टाचारी सरकार के पास भेज देता है और कहता है कि आप अपने ही भ्रष्टाचारी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो ये बड़ा अजीब है। प्रधानमंत्री बहुत बड़ी हस्ती होती है, लेकिन जो घिनौना काम प्रधानमंत्री ने किया, लिखित में देते और कहा हम कुछ नहीं मानते, ये बहुत शर्मनाक बात है। हम लोग गांव में हैं, आपस में कोई बात होती है और 5 कम मिलके चौकीदार अगर लिख ले कि इस चीज को माना जाता है तो उस पर अमल करते हैं। इतनी जल्दी मुकर नहीं जाते। ऐसे पीएम से अच्छा तो गांव में हमारे चौकीदार और जो कहीं मुझसे नाम करी अड़चने आवे चाहे हजार, जो कहीं मुझसे नाम करी अड़चने आवे चाहे हजार, और मनमोहन जी बात है जानो किया तो सरदार। आपको देख के और मेरे मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं। आपको मालूम है, आपके पास उत्तर है कि क्या हम इतने गरीब क्यों हैं, इतने गरीब हम क्यों हैं अभी तक। उत्तर प्रदेश इतना गरीब क्यों है, बिहार अभी भी गरीबी से निकल रहा है, राजस्थान गरीबी से निकलने की कोशिश कर रहा है, मध्य प्रदेश में भी इतने गरीब हैं। हम इतने गरीब क्यों हैं, हम क्यों गरीब हैं? हमने कौन सा पाप किया है जो हम गरीब हैं? हमने कौन से पाप किए? क्या हमने जन्म से ही बहुत झूठ बोले, बड़े अपराध किए, लोगों को कत्ल किया, इसलिए गरीब है? या हम इसलिए गरीब है क्योंकि पहले जन्म में हमने बड़े पाप किए थे? क्या हमने इतने पाप किए थे कि हम इसलिए इतने गरीब हैं?
इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि हमने पाप किए या हमें कुछ कर्मों का फल मिल रहा है। हम इसलिए गरीब हैं क्योंकि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा देश का पॉलिटिकल नेतृत्व, हमारे देश की नौकरशाही ईमानदार नहीं है, इसलिए गरीब। हमारा नेतृत्व बेईमान और हम कितने बेईमान साथियों, हम आज इसलिए गरीब हैं क्योंकि हमें ऐसा नेतृत्व हम चुनते नहीं। कसूर हमारा है। हमारा कसूर ये है कि हम अपने आंखों पर पट्टी बांध के वोट की लाइन में लग के भ्रष्ट लोगों को वोट देते आए। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? साथियों, हम सारे के सारे निर्राष्ट्र हैं, हम सब निर्राष्ट्र हैं, हम सब अपनी आंखों पे पट्टी बांधते हैं। हम सही देखते नहीं, हम सही सुनने को तैयार नहीं, हमको हिम्मत नहीं है, हम बुझते नहीं। हम राष्ट्र भी है, ये राष्ट्र का देश बनता जा रहा है, हम बुजुर्गों का देश बनता जा रहा है। हम आंखों पर पट्टी बांध के डर से मारे लाइन लगा के अपनी जात और भ्रष्टाचार को वोट देने आए। सही है कि गलत? सही है कि गलत? हम इसलिए और याद रखना, उतनी जितनी हम अपनी आंखों पे पट्टी लगा के वोट देते रहेंगे, जब तक हम बुजुर्ग बने रहेंगे, हम गरीब रहेंगे। किसी को दोष मत देना। अगर आपको घर में बिजली नहीं मिल रही है, आज आपको घर में 24 घंटे पानी नहीं मिल रहा, अगर आज आपको टूटी हुई सड़कें मिल रही है, आज आपको डिस्पेंसरी चाहिए, हम दर्शकों का देश ताकि हम अपना घर निकालें। ये मीटिंग कर करके हम घर निकाल रहे हैं। हमने ये ईमानदारी की टोपी पहनी है, हमने अना की टोपी पहनी, ईमानदारी की टोपी पहन के अकल के बारे में भ्रष्टाचार करता है। हम अना की टोपी पहन करके देखा नहीं, ईमानदारी की टोपी पहनी, देखा नहीं मैंने गांधी की टोपी पहनी। मैं तुम्हें घूस नहीं दूंगा, मैं तुम्हें घूस नहीं दूंगा, मेरा देश है, तू जाके मेरे बेटे को ताकि मुझे ये अपील करनी है। इसके बाद आप जब वोट देने निकलेंगे, आप वोट देने निकलेंगे, आप आंखें खोल के वोट डालेंगे। आप ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देंगे जिसके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो जेल जा चुका है, जिसके खिलाफ जेलों में अदालतों में केसेस चल रहे हैं, जिसके खिलाफ चोरी बलात्कार उसके खिलाफ ऐसे व्यक्तियों को वोट कैसे देंगे? ये क्या देश है जो क्रिमिनल को इलेक्ट करता है? मुझे समझाइए, ये क्या देश है? मैं अपनी मौत को देखती हूँ, मेरे फैमिली की राजनीति की सेवा की, मैं हैरान हूँ। हमारे खिलाफ अगर छोटी सी भी शिकायत होती है तो छठी वाली शुरू हो जाती है। इनके खिलाफ मेरे मंत्रियों के खिलाफ इतना लंबा एक दस शिकायतें हैं, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई इंक्वायरी नहीं होती। कैसे देश को लड़ रहे हैं? ये देश में इंसानों का देश है कि भेड़ का है? ये भेड़ का है कि इंसान है? ये भेड़ का है ये इंसान है? क्या है हम क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ, आप इंसान है क्या? भेड़ का है? क्या है हम? क्या है? क्या है? इंसान है कि भेड़ का है? ये भेड़ का है, हम भेड़ का है, भेड़ का। हम लाइन लग के ऐसे लोगों को वोट देते हैं जिनके खिलाफ एक गलत क्रिमिनल केस है। ऐसे व्यक्ति दूसरे देश में खड़ा ही वोट का चुनाव करें और उसको एक ही वोट न मिले, और हमारे यहाँ तो इलेक्शन जीत जाता है क्योंकि मेरी जात का है, मेरे गाँव का है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा रिश्तेदार है। ऐसे देश को सही वोट पाना चाहिए। लेकिन कितने लोग मेरी आग्रह है, मेरी प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं जागो, उत्तर प्रदेश के युवाओं जागो, उत्तर प्रदेश के नौजवानों जागो। लड़की हो या लड़का, वो जवान होता है ये देश मेरा है, ये देश मेरा है, मैंने इसको भ्रष्टाचार बनाना है। अब मुझे इसकी बात को संभालनी है, मुझे इसके एक आवाज देना है। अब मैं उसको दूंगा जो मुझे भ्रष्टाचार प्रशासन देगा। इकट्ठा नहीं होंगे, हम लुटते रहेंगे, गरीब रहेंगे, मरते रहेंगे, ऋणी रहेंगे, बीमार हो जाएंगे।
और कोई और हमारे घर से ये हमें भी होता रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इस आवाज के साथ जुड़ो। अल्लाह ताला को आपसे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला को 75,000 की लगती है, 75,000 की उम्र में ज्यादा है, 75,000 की उम्र में 75 साल की उम्र हो चुकी है। वो आपसे क्या मांग रहे हैं? वो तो अपना जीवन दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया? कुछ मांगने आए कभी उन्होंने कुछ कहा तो वो अपने जीवन देते हैं कि देश को जीवन उन्होंने दिया। हम भी क्यों अल्लाह ताला की दिखा रहे हैं? हम भी देने आए, कुछ देने नहीं आए। तो हम देने में विश्वास करके देने नहीं है। इसलिए एक बदलाव लाने का निश्चय करके जाओ। मैं इसका देश का बदलाव लाऊंगा। हाथ दिखाओ, दिखाओ अपनी डिटर्मिनेशन कि मैं इस देश का बदलाव करके दिखाऊंगा। या बड़े छोटे छोटे उधर है मेरी क्या करोगे? वो देखो दिखाएंगे, दिखाएंगे क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक देश की ताकत बनेगा, एक देश की ताकत बनेगी, एक समाज बनेगी, बनेंगे इंडिया का देश की आवाज बनेंगे, इंडिया का देश की आवाज बनेगी, एक ईमानदारी की आवाज बनेगी। ये बनेगी बात समझ में नहीं आती है। हमारे पास और विकल्प क्या है? अक्सर लोग पूछते हैं कि आप बोल रहे हो कि इनके दिमाग में एक सवाल पैदा हो गया, ये करें क्या? अभी थोड़ी देर पहले चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में। आप लोगों में इतना गुस्सा था कि आपने दिल्ली से टैडी लिया आता था खाना खाने, उसका खाना हराम कर दिया, सारी आपने वोट चुका, सारी चीजें खत्म कर दी। आप लोगों में इतना गुस्सा था कि जो उनकी खानदानी सीटें थी, जहां नाना पिताजी दादी सारे लोग लड़े थे, आपने वहां से एक सीट नहीं, दलित के घर खाना खाने आते थे वो। मैं कई बार सोचता था कि मैं दलित होता और मेरे घर खाना खाने आते तो मैं खाना खिलाकर हाथ धुलाकर ये पूछता कि बाबूजी रोज हमारे घर खाना खाने आते थे, दिल्ली में हमें पुलाव खाने के लिए क्योंकि राजा की प्राथमिकता ही नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि राजा की प्राथमिकता ही नहीं। आप सब लोग सहमत हो, मैं तो देसी आदमी हूँ, जमीन से मिट्टी से आया हूँ, गाँव से आया हूँ। राजा की प्राथमिकता ये नहीं है कि वो दलित के घर खाना खाए। राजा की प्राथमिकता यह है कि रात को जब अपने घर बैठकर खाना खाए तो इस बात की चिंता करें कि सब दलितों ने खाना खा लिया है, नहीं खाया। लेकिन कोई भी मैंने उन दिनों में ये नहीं देखा कि कोई व्यक्ति आए और कहे कि मेरे FIR दर्ज करो इस बात की मेरे से इसने घूस मांगी। चोरी उसने की तो आए थाने में, चोरी आए तो झगड़ा हुआ तो थाने में आए, लेकिन किसी ने घूस मांगी कोई थाने में नहीं आता, कोई नहीं आता। क्या घूस मांगना जुर्म नहीं? घूस मांगना जुर्म नहीं? घूस देना जुर्म नहीं? ना हमने देने में शिकायत हुई, ना लेने में शिकायत हुई, जबकि हमारे कानून के अंदर उससे भी ज्यादा ये संगीन अपराध। आप चोरी कर लेते हैं, मैं मान लीजिए आपकी जेब काटी, तो ये मेरी और आपकी बात, मैंने इसकी जेब काटी, मैंने जेब इसकी काटी, इसका नुकसान हुआ मेरा जेब, लेकिन आम जनता को कुछ नहीं हुआ। मैंने संजय भाई की जेब काट ली, इन्होंने मेरी जेब काट ली, ये संजय भाई और तो मेरा झगड़ा है, मैंने उनसे पैसे लिए कितनी जेब काट ली, 1,000 की, 2,000 की, 5,000 की, और पर्स में रखे तो करते। लेकिन उसके लिए संजय भाई या मैं थाने में जाते और ताकि मेरे जेब कटने को ढूंढो, मुझे पर्स चाहिए हर हालत में, या मेरी चेन चाहिए, मोबाइल चाहे 10,000 की, 5,000 की, 1,000, मुझे वो अपनी चेन चाहिए, या मेरा स्कूटर चोरी हो गया, मुझे वो स्कूटर ला देंगे, मेरा रिकवर नहीं हुआ, या मेरे घर में से कोई रेडियो लेके आया, टेलीविजन चोरी कर दी, कंप्यूटर चोरी हो गया, मेरा मोबाइल, तो मेरा पुलिस FIR दर्ज करके मिलेगी, मुझे बरामद कर देगी। लेकिन करोड़ों रुपए का भुगतान, करोड़ों रुपए का भुगतान जो सबकी जेब काटता है, सबकी जेब काटता है, कभी किसी ने कोई जुर्म दर्ज कराया? ये देश के खिलाफ जुर्म, जेब काटना मेरा और इनका आपस में। लेकिन जब आप सारे देश का के ऊपर से पैसा खा लेते हो, करोड़ों का, करोड़ों लाखों रुपए का, कोई जुर्म नहीं। इतनी जबरदस्त हकीकत, क्या हकीकत, ये
रियलिटी होगी देश। आप जितने भी लोग हैं ये हजारों के बराबर हैं। अगर इनमें से एक एक व्यक्ति ने अपना काम पूरा नहीं करा तो चेन टूट जाएगी, साथ छूट जाएगा, हम जान नहीं पाएंगे। 1000 साल की गुलामी झेली है। शक, हूं, यवन, कुषाण, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, कितने लोग आए हैं जो राज्य करके गए। हम गौरवशाली गौरवशाली कहते हैं, 1000 वर्ष पहले थे। उसके बाद तो कुछ ना कुछ चक्कर तो था कि हम हारे। युद्धों में कभी नहीं हारे, हम हारे हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो आपको उनसे भी सावधान रहना है। और 25 तारीख को मुझे तो बहुत आश्चर्य है, मैं तो बाहर था, ये लोग पीछे कोर कमेटी में थे, मैं तो स्काइप से थोड़ी देर के लिए आया था। ये निर्णय कैसे हुआ, अरविंद को कोई कैसे नहीं मना पाया। वो सीवियर डायबिटिक है, डायबिटीज का आदमी 3 घंटे 4 घंटे भूखा ना रहे तो समस्या होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी मैं परसों आने के बाद उससे मिला तो उसके चेहरे पर चमक थी। मैंने कहा तैयारी कैसी है, तो उसने ये नहीं बताया कि सभा कहाँ हो रही है। उसने कहा नहीं 4-5-6 दिन तो भूखा रह सकता हूँ, उसकी तैयारी ये है। मैंने कहा कि लोग कितने आएंगे, बोले मुझे क्या मतलब, मैं तो जाकर बैठ जाऊंगा, कम से कम मरूंगा तो सुकून से कि मैं लड़ते लड़ते मरा, लोग आए चाहे ना आए। तो जिम्मेदारी आपकी भी है, जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बहुत